हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं की पुस्तक कृतिका का सेकंड चैप्टर जॉर्ज पंचम की नाक पढ़ेंगे, जिसके राइटर हैं कमलेश्वर। इस पाठ में लेखक कमलेश्वर जो हैं उन्होंने, जैसे देखो पाठ का जॉर्ज पंचम की नाक, आप पाठ का नाम पढ़ते हैं तो इस पाठ में लेखक ने मतलब व्यंग किया है। सत्ता से जुड़े लोग जो हैं, सत्ता और सत्ता से जुड़े लोगों को पर व्यंग किया है, उनकी मानसिकता को दर्शाया है। जैसा कि हम जानते हैं कि नाक क्या होती है, इज्जत का प्रतीक होती है। तो हमारे जो हम जो है पहले अंग्रेजों के गुलाम थे और अंग्रेजों से स्वतंत्र होने के बाद भी हम उनकी हुकूमत कायम रखने के लिए भारतीय नेताओं की नाक तक काटने को तैयार हो जाते हैं। तो लेखक ने इस रचना के माध्यम से ये बताया है कि रानी एलिजाबेथ का भारत आगमन एक महत्वपूर्ण विषय है। इसके लिए जॉर्ज पंचम की नाक मतलब मूर्ति पर नाक होना अनिवार्य है, क्योंकि वह रानी के आत्मसम्मान के लिए जरूरी है। साथ साथ ये रचना पत्रकारिता जगत पर भी व्यंग करती है, पत्रकारिता जगत के लोगों पर व्यंग करती है और सफल पत्रकार की सार्थकता पर भी प्रकाश डालती है। इसमें सरकारी तंत्र के लोगों ने रानी एलिजाबेथ के आगमन पर उनके सम्मान में क्या क्या तैयारियां की, उसका भी वर्णन है। चलिए पाठ पर आते हैं। जॉर्ज पंचम की नाक। देखिए, सबसे पहले रानी एलिजाबेथ द्वितीय का भारत आगमन हुआ है। ये बात उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ हिंदुस्तान पधारने वाली थी। तो जब वो भारत आ रही थी तो उस समय इस बात की चर्चा अखबारों में हो रही थी। उनका सेक्रेटरी, जासूस उनसे पहले इस इस महाद्वीप का तूफानी दौरा करने वाले थे। इंग्लैंड के अखबारों में ये खबरें छपती थी और इंग्लैंड के अखबारों की कतरनें हिंदुस्तानी अखबारों की में हर दूसरे दिन चिपकी नजर आती थी, जिसमें रानी एलिजाबेथ और उनसे जुड़े हुए लोगों के समाचार छपते थे। इस प्रकार की खबरों से भारत की राजधानी में तहलका मचा हुआ था। जिसके बावर्ची पहले महायुद्ध में जान हथेली पर लेकर लड़ चुके थे, उसकी शान शौकत के क्या कहने। वो दिल्ली आ रही है और उसका स्वागत भी जोरदार होना चाहिए। तो हर तरह की खबरें, जैसे कि रानी क्या खाती हैं, रानी के रसोइये क्या पकाते हैं, रानी के कुत्ते कैसे हैं, रानी कपड़े कैसे पहनती हैं, ये सारी चीजें हेडलाइन होती थी हिंदुस्तान के अखबारों में। मतलब इंग्लैंड में छपती और अगले दिन फिर वो हिंदुस्तान के अखबारों की हेडलाइन बन जाती। अच्छा, अब नई दिल्ली में रानी आ रही है तो रानी के आने पर क्या समस्या सामने आती है? जो समस्या सामने आती है वो है जॉर्ज पंचम की नाक की समस्या। नई दिल्ली में बहुत बड़ी मुश्किल सामने आ रही थी जॉर्ज पंचम की नाक की। इस नाक के लिए काफी समय पहले बहुत सारे तहलके मचे थे, अखबारों के पन्ने रंगे गए थे। राजनीतिक पार्टियां इस बात पर बहस कर रही थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। कुछ पक्ष में थे तो कुछ विरोध कर रहे थे। आंदोलन चल रहा था। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात किए गए थे, लेकिन एक दिन इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की जो मूर्ति थी उस पर से नाक अचानक गायब हो गई। बावजूद इसके कि हथियारबंद पहरेदार अपनी जगह पर तैनात थे, गश्त लगा रहे थे, फिर भी लाट की नाक चली गई। अब रानी के आने की बात हुई तो ये बात सुनकर समस्या बढ़ गई। देश के शुभचिंतकों की बैठक होने लगी, जिसमें हर व्यक्ति इस बात पर सहमत था कि अगर नाक नहीं रही तो हमारी भी नाक नहीं रहेगी। रानी की मूर्ति पर नाक नहीं रही तो हमारी भी क्या इज्जत रह जाएगी। इसलिए एक मूर्तिकार को फौरन दिल्ली बुलाया गया और मूर्ति पर नाक लगाने का आदेश दिया गया। अब मूर्तिकार ने क्या कहा, देखो नाक तो लग जाएगी, लेकिन मुझे इस लाट के निर्माण का समय और जिस स्थान से ये पत्थर लाया गया है उसका पता लगाना पड़ेगा। मतलब कब ये मूर्ति बनी है, किस सन में बनी है और कैसा इस पर पत्थर लगा है, वो लाना पड़ेगा। तो एक क्लर्क को इसकी पूरी छानबीन करने का काम सौंप दिया गया। तो क्लर्क ने फाइलें खंगाली, पता चला फाइलों में उसे कुछ भी नहीं मिला। अब आगे क्या किया, आगे एक विशेष कमेटी का गठन किया गया। नाक लगाने के लिए एक कमेटी बनाई गई, उसे काम सौंपा गया कि किसी भी कीमत पर नाक लगानी है। मूर्तिकार को दोबारा बुलाया गया, उससे कहा गया कि पत्थर की किस्म का पता नहीं चला तो कोई बात नहीं, मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाकर ऐसा ही पत्थर खोजकर लाऊंगा। अब देखिए मूर्तिकार क्या क्या प्रयास कर रहा है रानी एलिजाबेथ के आगमन पर जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर नाक लगाने के लिए क्या क्या प्रयास कर रहा है। मूर्तिकार ने हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों के खानों के दौरे किए, लेकिन असफल रहा। उसने बताया इस किस्म का पत्थर कहीं नहीं मिला, ये पत्थर विदेशी है। सभापति ने कहा कि विदेशों की सारी चीज तो हम अपना चुके हैं। देखो ये भी एक व्यंग वाली बात है, यहाँ भी व्यंग किया गया है
कि विदेशों की सारी चीजें हम अपना चुके हैं, दिल दिमाग तौर तरीके रहन सहन खान पान सब कुछ तो अपना चुके हैं। जब सब कुछ अपना चुके हैं तो फिर पत्थर विदेशी है तो क्या फर्क पड़ता है, विदेशी पत्थर लाने में क्या दिक्कत है। तो हिंदुस्तान में बाल डांस तक मिल जाता है। अब उन्होंने कहा हिंदुस्तान में तो सब कुछ मिल जाता है तो फिर पत्थर क्यों नहीं मिलेगा। मूर्तिकार ने इसका हल निकालते हुए कहा, यदि ये बात अखबार वालों तक ना पहुंचे तो मैं बताना चाहूंगा। उसने क्या सजेशन दिया कि मैं बताना चाहूंगा कि देश में अपने नेताओं की मूर्तियां हैं, यदि आप लोग ठीक समझें तो आप जिस मूर्ति के लिए कहें उस मूर्ति की नाक जिस पर मतलब इस लाट पर जिसकी ठीक बैठ जाए उसे लगा दिया जाए। सभी को लगा कि नाक की समस्या का हल मिल गया। मूर्तिकार फिर देश विदेश के दौरे पर निकल गया। उसने पूरे भारत का भ्रमण करके दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, गांधी जी, सरदार पटेल, गुरुदेव रवींद्रनाथ, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय, चंद्रशेखर आजाद, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, भगत सिंह, सबकी मूर्तियां देखी। किंतु ये सब मूर्तियों की नाक जो थी जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक से बड़ी थी, उस पर फिट नहीं बैठती। अब मूर्तिकार ने बिहार सेक्रेटरिएट के सामने सन 42 में जो बच्चे शहीद हुए थे उन बच्चों की मूर्तियों की नाक भी देखी। देखो सोचो, बच्चों की मूर्तियों की नाक भी जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक से बड़ी निकली। अब क्या सजेशन दिया गया, जब सोल्यूशन नहीं मिला तो एक नया सजेशन आया कि अब तो एक चीज की जा सकती है, एक काम किया जा सकता है कि मूर्ति पर जीवित व्यक्ति की, जिंदा व्यक्ति की नाक लगाई जाए। राजधानी में आने के लिए सारी तैयारियां पूरी हो गई। जॉर्ज पंचम की लाट को मलमल कर नहलाया गया, रोगन लगाया गया, लेकिन नाक नहीं मिली। अचानक मूर्तिकार ने एक हैरत अंगेज विचार व्यक्त किया। क्या कहा, 40 करोड़ लोगों में से इतने सारे लोग हैं, एक जिंदा व्यक्ति की नाक काटकर मूर्ति पर लगा दी जाए। कमेटी ने इसकी जिम्मेदारी मूर्तिकार को सौंप दी। अखबारों में सिर्फ इतना ही छापा गया कि नाक का मसला हल हो गया, किसी को कुछ नहीं बताया। इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट को नाक लग रही है। नाक लगने से पहले हथियारबंद पहरेदार फिर से तैनात हो गए, जिससे कोई दोबारा से नाक काटकर ना ले जाए। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाया गया पहले, फिर उसमें साफ पानी डाला गया ताजा, ताकि मूर्ति पर लगने वाली जिंदा नाक सूखे ना। नाक जिंदा थी तो जिंदा नाक लगाई जा रही है तो फिर वो सूख जाएगी ना पानी के अभाव में, तो पानी डाला गया। इस बात की खबर जनता को नहीं थी। ये सब तैयारियां भीतर ही भीतर चुपचाप चल रही थी। रानी के आने का दिन नजदीक आता जा रहा था। आखिर एक दिन जॉर्ज पंचम की नाक लगा दी गई। अब देखो, चुपचाप जिंदा व्यक्ति की नाक काटकर जॉर्ज पंचम की नाक पर लगा दी गई, लाट पर लगा दी गई। अब इसमें एक चीज और बताइए समाचार पत्रों की भूमिका के बारे में। अगले दिन अखबारों में खबर छपी कि जॉर्ज पंचम की लाट की जो नाक थी वो लगा दी गई है, बिल्कुल असली जैसी लगती है। उस दिन के अखबारों में एक बात गौर करने वाली थी, उस दिन देश में कहीं भी कोई उद्घाटन की खबर नहीं थी, कोई फीता नहीं काटा गया, कोई सभा नहीं हुई, किसी का अभिनंदन नहीं हुआ, किसी को सम्मान पत्र नहीं भेंट किया गया, हवाई अड्डे या स्टेशन पर कोई भी स्वागत समारोह नहीं हुआ, ना किसी का चित्र छपा। केवल एक ही न्यूज थी, वो क्या थी, जॉर्ज पंचम की लाट को नाक मिल गई। उस दिन समाचार पत्र चुप थे। क्यों चुप थे? क्योंकि विरोध कर रहे थे किस चीज का, जॉर्ज पंचम की लाट पर नाक लगाए जाने का विरोध कर रहे थे। ठीक है बेटा, चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो इस पाठ में हमारी राजनीतिक व्यवस्था पर करारा व्यंग किया गया है कि हम लोग कैसे आजाद होने के बाद भी गुलाम मानसिकता को लिए हुए हैं। जिन अंग्रेजों ने हमें इतने साल गुलाम बना के रखा, हम उनकी इतना समय होने के बाद भी, आजाद होने के बाद भी हम उनके गुलाम बने हुए हैं। और आज भी जब उनकी रानी आ रही है तो कैसे हमारे पूरे महकमे में हड़कंप मच जाता है और किस तरीके से हम एक जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर नाक लगाने के लिए प्रयासरत रहते हैं। ठीक है, धन्यवाद बेटा।